दिशा आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? होल्ड के साथ साथ निशा आवाज सुनाई दे रही है? ओके निशा, सबको मैसेज करना करो, जल्दी से ज्वाइन करो। निशा, हमने मैसेज कर दिया सबको। ओके, तो निशा और कौन है? नुसरत। आप लोग मुझे बताओगे कि ग्राम पॉजिटिव रोड्स में आप लोगों ने कौन कौन सी रोड्स पढ़ी है, कौन कौन सी बैक्टीरिया पढ़े हैं ग्राम पॉजिटिव में रोड्स के एग्जाम्पल। शमसा, आप जल्दी से मुझे इसका आंसर करो। ग्राम पॉजिटिव रोड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, उसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो मेंशन थे। क्लास जल्दी से रिप्लाई करो। सिंपल एग्जांपल्स लिखनी है। क्लोस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम और लिस्टेरिया। ओके, तो बेसिकली नुसरत इस तरह से अपनी क्लासिफिकेशन याद रखनी है। ग्राम पॉजिटिव रोड्स में हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रोड्स पढ़े हैं और नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रोड्स पढ़े हैं। स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ये आप लोग के एग्जांपल्स इस तरह से ही याद होने चाहिए कि स्पोर्स कौन से प्रोड्यूस करते हैं ग्राम पॉजिटिव रोड्स में से, कौन से नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो स्पोर फॉर्मिंग में हमने 2 टाइप्स पढ़ी है। ठीक है, और इसी तरह ही हमने नॉन स्पोर फॉर्मिंग में 3 टाइप्स थी, जिसमें मैंने आपको एक डिटेल में बताई है, बाकी हमने स्पोर फॉर्मिंग को ही डिटेल में पढ़ा है। ओके, उससे पहले एक और बैक्टीरिया था क्लोस्ट्रीडियम है। स्पीशीज जो है क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज है। 4 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई थी, और इसके अलावा एक और है बेसलेस एंथ्रासिस, ये स्पोर फॉर्मिंग में आते हैं। ओके, तो सिंपल आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए, बाकी क्लोस्ट्रीडियम की टाइप्स आप लोगों ने अच्छे से करनी है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ना है, अभी सिर्फ ये हमारा लास्ट ही होगा जिसमें हम लोगों ने ग्राम नेगेटिव रोड्स पढ़ने हैं, फिर आप लोगों का सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। ग्राम नेगेटिव रोड्स जो है उसमें क्या है, सबसे पहले ये है कि इसकी थोड़ी सी डिवीजन की हुई है कि इंटेरिक ट्रैक में और रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो है बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन से हैं। इंटेरिक ट्रैक मतलब जो हमारे जीआईटी सिस्टम में ग्राम नेगेटिव रोड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, तो इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते। इकोलाई आप हर इन्फेक्शन में पढ़ रहे हो कि यूटीआई कॉज करता है, बहुत से इन्फेक्शन इकोलाई करता है। तो जब तक आप लोग को इसकी इम्पोर्टेंट बातें नहीं पता, तो आप लोग क्या लिख सकते हो इसके बारे में। अभी तक भी 8 स्टूडेंट्स हैं।
8 कौन से हैं? मुझे तो 8 शो ही नहीं हो रहे। 7। ओके, तो इकोली डिजीज़ेज़ कौन-कौन से कॉज़ करता है? यूटीआई कॉज़ करता है, सेप्सिस, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस करता है और इसके अलावा ट्रैवलर डायरिया। ट्रैवलर डायरिया की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल्स पूछी हो, ट्रैवलर डायरिया क्या कर मतलब ट्रैवलर डायरिया कोई मुझे बता सकता है कि ट्रैवलर डायरिया क्या है? डायरिया तो सबको ही पता है, बट ट्रैवलर डायरिया क्या है? निम्रा आप बताओगे? कोई बता सकता है? क्लास आप लोग जल्दी से मुझे बताओ, मैं साथ में पढ़ा रही हूँ। ओके, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं? फैकल्टेटिव है, ग्राम नेगेटिव रोल्स है। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंट क्या बात है? फर्मेंट करता है, फर्मेंटेशन भी करता है, किसकी लैक्टोज फर्मेंटेशन करता है। ओके, ये आप लोगों ने सबने सर्च करना है, देखना है। हैबिटेट इसका क्या है? हैबिटेट इज द ह्यूमन कॉलन है। इट colonize the vagina and urethra. From the urethra it ascends and causes UTI. ascends और descends इन्फेक्शन मैंने आप लोगों को बता दी है। ascends क्या है और descend क्या है? तो ये क्या करता है कि ascend जाकर जो है UTI कॉज करता है। ट्रांसमिशन इसके क्या है? एक्वायर्ड ड्यूरिंग बर्थ इन न्यूनेटल मेनिंजाइटिस और बाय द फीकल ओरल रूट है इन डायरिया। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर जो है वो डायरिया का कॉज बनता है और इसके अलावा जो है ड्यूरिंग बर्थ जो है न्यूनेट्स को भी इन्फेक्शन जो है मेनिंजाइटिस की जो कॉज होती है वो ड्यूरिंग बर्थ जो है बेबी जो है न्यू बॉर्न वो कैच करता है इन्फेक्शन। फ्रॉम मदर टू न्यू बॉर्न ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ओके, आप सबने ये देखना है, नुसरत निशा द्वारा से आप लोगों ने इसे सर्च करना है। पैथोजेनेसिस क्या है? इसमें क्या है कि सिंपल आप लोग पैथोजेनेसिस अगर मैं वन बाय वन इसमें ग्राम नेगेटिव रोड्स जो है वो ज़्यादा बैक्टीरिया है, जितने हमने ग्राम पॉजिटिव में पढ़े हैं ये उससे डबल है नेगेटिव में। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है कि एटलीस्ट आप लोग जो बातें याद रख सकते हो वो ज़रूर याद रखो। ओके, निम्रा ये तो पता है ना, देखो डायरिया जो है वो तो इन्फेक्शन है ही स्टमक का, बट मैंने ट्रैवलर डायरिया पूछा है। ट्रैवलर डायरिया में क्या स्टमक और इंटेस्टाइन इंस्पेक्शन होता है? वो तो नॉर्मल भी किसी को डायरिया है तो उसमें इंटेस्टाइन और इसका स्टमक इन्वॉल्व होता है। पैथोजेनेसिस में क्या है? एंडोटॉक्सिन इन सेल वॉल कॉजेज। अभी चलिए आप लोग ये ध्यान से सुने, इसमें क्या पैथोजेनेसिस क्या है? इसमें एंडोटॉक्सिन है। ग्राम नेगेटिव देखो, पहले हम लोगों ने जब ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़े उसमें मैंने एंडोटॉक्सिन को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने किसी और बैक्टीरिया की टाइप में नहीं किया एंडोटॉक्सिन। अब हमने ग्राम नेगेटिव रोड स्टार्ट किए हैं तो इसमें एंडोटॉक्सिन आ रहा है, अदरवाइज एक्सोटॉक्सिन की ही बात होती रही है। तो आप लोग जब भी ग्राम नेगेटिव में करो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया जो है एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो आप लोग को नहीं भी कोई बात आ रही तो एंडोटॉक्सिन तो लिख सकते हो ना कि एंडोटॉक्सिन मतलब टॉक्सिन के थ्रू जो है ये कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज करता है बैक्टीरिया। और इसके लिए जो है पहले जो मेन बात है आप लोग की इसकी क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव रोड्स में आता है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव रोड्स में आता है, कौन से ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, कौन से ग्राम नेगेटिव कोकाई है। ये वाली बात जो सुपरफिशियल होती है वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एंडोटॉक्सिन जो है इन सेल वॉल कॉजेज सेप्टिक शॉक और 2 इसके अलावा जो है इंटेरोटॉक्सिन, देखो इंटेस्टाइन में है तो ये इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या क्या है, कौन सी इंटेरोटॉक्सिन है? हीट लिबाइल टॉक्सिन है और हीट स्टेबल टॉक्सिन है। जो कि देखो टॉक्सिन है तो इससे क्लियर पता चलता है क्या करेंगे, डायरिया करेंगे।
इसके अलावा जो इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉक्सिन नेम है शीगा टॉक्सिन, जो आप लोगों ने याद रखना है। शीगा टॉक्सिन इज एन इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय इकोलाई स्ट्रेन्स विद द O157A7। ये सीरोटाइप आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सा सीरोटाइप जो है शीगा टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इट कॉजेज ब्लडी डायरिया। देखो नॉर्मल जो था वो डायरिया इकोलाई कॉज करता है, ट्रैवलर डायरिया भी कॉज करता है, बट क्या है इसका जो एक स्ट्रेन है O157A7, ये एमसीक्यूज पे मोस्टली आया होता है, F1 में पूछ लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का तो चलो ऑप्शन है ही, साथ में F1 वगैरह में भी ये पूछा होता है। तो ये ब्लडी डायरिया करता है। ब्लडी डायरिया क्या है फिर मुझे बताएगा? देखो आप लोगों ने अंदर नहीं जाना, 2 वर्ड्स जैसे वो ट्रैवलर डायरिया था, ट्रैवलिंग से आपको एक पता चलना चाहिए, डायरिया तो पता ही है ना। अब ये ब्लडी डायरिया है, डायरिया का आपको पता है, ब्लडी का पता होना चाहिए कि देखो ब्लड है साथ में। एंड हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है एसोसिएटेड विद ईटिंग अनकुक्ड मीट। अनकुक्ड मीट, देखो डायरिया जो है वो बेसिकली क्या होता है, कॉन्टेमिनेटेड फूड खाने से है। हमने या तो जो हम वाटर पी रहे हैं वो सही से क्या होता है, स्टरलाइज नहीं होता, फिल्टर नहीं होता। ओके, और इसके अलावा क्या है इसका और मेन रूट क्या हो सकता है, कॉज क्या हो सकता है डायरिया का? जो हम फूड खा रहे हैं चाहे वो कंटेमिनेटेड नहीं है बट क्या है अनकुक्ड है, अनकुक्ड की वजह से क्या होता है डायरिया होता है। देखो बहुत सी चीज़ें जो होती है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, जो हम किसी भी फूड को प्रॉपर्ली कुक्ड करते हैं तो वो इससे किल हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, ओके सही है। तो अब क्या है इसमें क्या हो रहा है कि अनकुक्ड मीट की वजह से ये जो शीगा टॉक्सिन है वो क्या कॉज करता है, ब्लडी डायरिया कॉज करता है। शीगा टॉक्सिन इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस by removing adenine from the 20S ribosomal RNA of human ribosomes। ओके, तो ये ह्यूमन राइबोसोम्स के जो 20S RNA है उसमें से जो एडेनिन जो है वो ये उसका शीगा टॉक्सिन का डायरिया कॉज करने का मेथड लिखा हुआ है, पैथोजेनेसिस लिखी हुई है कि वो किस तरह से क्या शीगा टॉक्सिन किस तरह से इसका रोल है ब्लडी डायरिया कॉज करने में। तो कह रहे हैं कि 20S राइबोसोमल जो है ह्यूमन का राइबोसोम्स का, उसमें से ये क्या करता है, एडेनिन को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस ना होने की वजह से कह रहे हैं कि जो है ब्लडी डायरिया का रोल होता है, ब्लडी डायरिया कॉज होता है। मैंने ये ऊपर जो टॉक्सिन थे इकोलाई, जिसमें जो है स्टेबल हीट लिबाइल टॉक्सिन और हीट स्टेबल टॉक्सिन, इनका भी पूरा मेथड लिखा हुआ था कि बुक में लिखा हुआ है, आप लोग के पास जो बुक्स है, तो ये किस तरह से डिजीज़ कॉज करते हैं। मैंने किया है कि ये आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, एटलीस्ट आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने टाइप के टॉक्सिन है। 2 टाइप्स के जो है वो इंटेरोटॉक्सिन है और एक जो है इसमें शीगा टॉक्सिन है। शीगा टॉक्सिन स्पेशली इसका कौन सा सीरोटाइप प्रोड्यूस करता है, और दूसरे जो इंटेरोटॉक्सिन है वो सिंपल डायरिया कॉज करते हैं, शीगा टॉक्सिन जो है वो ब्लडी डायरिया कॉज करता है। इसके अलावा इसकी पैथोजेनेसिस में और जिनका रोल है, जो इसके विरुलेंस फैक्टर्स हैं, वो पिलाई है। पिलाई फॉर अटैचमेंट टू म्यूकोसल सर्फेसिस एंड अ कैप्सूल दैट इम्पेयर्स फेगोसाइटोसिस। पिलाई जो है वो डिफरेंट साइड्स पे क्या करती है, अटैचमेंट में रोल करती है, स्पेशली म्यूकोसल सर्फेसिस में। और म्यूकोसल सर्फेसिस आपको पता है क्या है, इंटरनल लाइनिंग है। जैसे स्किन बाहर वाली है, कवरिंग है, ऐसे ही म्यूकोसल सर्फेसिस जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स में जो है अंदर उनकी जो बाहर वाली कवरिंग है वो म्यूकस, उसे मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वहाँ पर अटैचमेंट में इसकी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें जो मिल के हैं किसी ना किसी तरह से जो है इन्फेक्शन कॉज करने में इकोलाई को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ग्राम स्टेन स्मीयर और कल्चरिंग करते हैं। ग्राम स्टेन स्मीयर मैंने आप लोगों को जब बाकी बैक्टीरिया पढ़ाए मैंने आपको बताया था, ग्राम स्टेन स्मीयर का मतलब है कि स्मीयर को ग्राम स्टेनिंग के थ्रू प्रिपेयर किया है। अब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे और देखेंगे कि ये बैक्टीरिया में क्या क्या हमें दिखाई देता है, किस कलर का दिखाई दे रहा है, किस शेप में दिखाई दे रहा है। कल्चरिंग के थ्रू हमें पता चलेगा, जैसे कि ये मैंने बताया कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं, तो ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, वो मीडिया में हम ग्रोथ में देखेंगे कि ये कौन से मीडिया में ग्रो करता है। इसके अलावा क्या है, लैक्टोज फर्मेंटेशन भी कॉज करता है, मैकॉन की एगर और मिथाइलिन, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू एग।
मीडिया के ये ना नेम्स है, एगर मीडिया के नेम्स। फॉर एग्जांपल कौन सा है, ईओसिन मिथाइलिन ब्लू है, मेकॉन की एगर है, जैसे न्यूट्रिएंट एगर वगैरह है। तो ये वो मीडिया के नेम्स हैं जो कि पेट्री डिशेज, वो आप लोगों ने पेट्री डिशेज लैब्स में देखी होंगी, छोटी छोटी डिशेज टाइप होती है, मैंने मोस्टली आप लोगों को क्लास में भी डिस्कस करके बताया है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। तो अब देखो बैक्टीरिया ग्रो, ये तो नहीं है कि उस प्लेट्स के अंदर, उस पैटी डिश के अंदर ग्रो हो गया, डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ होती है जिसके अंदर उसका फूड का सारा मटेरियल होता है। ये फूड वगैरह जो होती है वो उस एगर के अंदर, एगर मीडिया के अंदर होती है। तो ये क्या होता है कि इनकी कंपोजिशन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, किसी के अंदर ब्लड होता है, किसी के अंदर क्या डिफरेंट चीज़ें होती हैं, शीप ब्लड होता है, किसी में ह्यूमन ब्लड होता है, किसी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह की क्या चीज़ डेफिशिएंसी होती है, किसी में एक्सेसिव अमाउंट होती है। इस तरह से क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स के मीडिया बने हुए हैं, और इसमें से एक ईओसिन मिथाइलिन ब्लू है और मेकॉन की एगर है। तो बट आप लोग सिंपल ये याद रख लो जो आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा है फर्स्ट स्लाइड में, कि ये क्या करता है, लैक्टोज फर्मेंटर, फर्मेंटेशन करता है। ग्राम स्टेन स्मीयर और कल्चरिंग करेंगे, लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज देखेंगे। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज इन पेशेंट सीरम नॉट यूजफुल। पहले भी जो बैक्टीरिया आप लोगों को मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आप लोगों को कहा है कि सीरोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो इतने यूजफुल नहीं होते। तो ये वो टेस्ट है जिसमें हम एंटीबॉडीज की डिटेक्शन वगैरह करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, एम्पिसिलिन है, सल्फोनामाइड्स है। इसके अलावा थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है फॉर मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। रीहाइड्रेशन इज इफेक्टिव इन ट्रैवलर डायरिया। रीहाइड्रेशन मुझे बताएंगे आप लोग क्या है, हाइड्रेशन का तो पता है ना, रीहाइड्रेशन मुझे बताएं। हम लोग की स्टडी की नॉलेज एडिटिंग एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल, और इसमें हम लोगों ने जो है वो स्टाफ का नॉलेज। क्लास जल्दी से बताओ, रीहाइड्रेशन का मतलब क्या है। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट केयर में आ रहा होता है कोई भी पेशेंट डायरिया से, रिस्टोर रीलोस्ट वाटर फ्रॉम बॉडी टिश्यू। जैसे देखो सिंपल वे में बताते हैं, अब रीलोस्ट देखो वही बात आ गई है, रीहाइड्रेशन। सही है, तो अब क्या होता है कि देखो डायरिया में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, पेशेंट का जो होता है वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। तो हम वाटर हमेशा ठीक है, तो क्या होता है कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है, तो हमने पेशेंट को हाइड्रेशन उसकी सही रखनी होती है, डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना उससे। तो उसे क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि उसे स्पेशल उसके लिए वाटर प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के पैकेट्स डाले होते हैं, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि पानी पियो। जो पेशेंट घर में सिंपल जैसे डायरिया उसे भी कहते हैं, साशे मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के, उसके लिए वो पानी प्रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि डायरिया में फ्लूइड के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी वेस्ट हो रहे होते हैं। तो उस डायरिया के पेशेंट को स्पेशल रिकमेंड किया जाता है कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा ले। तो इसे कह रहे हैं रीहाइड्रेशन जो है, एटलीस्ट उसे क्या है, डिहाइड्रेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ORS, ठीक है, ORS में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं। फ्लूइड क्या है, वाटर क्या है, हम घर में पानी बॉयल करके फिल्टर वाला पानी लेकर उसके अंदर क्या करते हैं, उस ORS जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि डायरिया के थ्रू वेस्ट हो रहे होते हैं, हम वो अंदर डालते हैं, तो पेशेंट को क्या करते हैं, रीहाइड्रेशन, उसकी रीहाइड्रेशन में रखते हैं उसे। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई इन्वॉल्व्स लिमिटिंग द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ यूरिनरी कैथराइजेशन। देखो ये क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, आपको ये पता चला था, यूरिनरी ट्रैक, ये यूरिन का जो ट्रैक है, जैसे आपको मैंने बताया यूरीथ्रा है, इसके अलावा ये सारा जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो इन्वॉल्व हुआ होता है। ये सेंड इन्फेक्शन करता है, ऊपर तक ये बैक्टीरिया जाता है, इवन के ब्लैडर जो हमारा एक स्टीराइल पार्ट है, ऑर्गन है, उसके अंदर भी चला जाता है, सिस्टाइटिस करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सारा यूरिनरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है, उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो यूरिनरी कैथराइजेशन है कि उसको मिनिमाइज किया जाए, उसको प्रमोट ना किया जाए।
यूरिन कैथराइजेशन आपको पता होगा कि जब क्या आता है किसी को यूरिन का इशू हो रहा है तो उसे जैसे आईवी लाइन तो कैथेटर उसे भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि यूरिन कैथेटर, ये कैथेटर होता है जो कि हम यूरिनरी सिस्टम में इंसर्ट करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट को यूरिन वगैरह में इशू हो रहा होता है वो बैग के अंदर जो होता है वो इकट्ठा होता है। तो पेशेंट को क्या होता है, जो पेशेंट वॉशरूम नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते, उनमें यह स्पेशल रिकमेंड किया जाता है। तो कह रहे हैं कि इसको जो है इतना जो है इन्हांस नहीं करें, इसका अगर जितना भी प्रिवेंट कर सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं इससे यूरिन कैथराइजेशन से तो अवॉइड ही करें। हो सकता है कि पेशेंट जो है वो किसी और इन्फेक्शन के साथ हॉस्पिटल में आया हो और ये यूरिन कैथेटर के ज़रिए और जो है इन्फेक्शन लेकर चला जाए। लेकर तो नहीं जाएगा डेफिनेटली, उसे फ़ौरन से ही हो जाता है, यूटीआई वगैरह हो जाएगा। Prevention of sepsis involves promptly removing or switching sides of intravenous lines। इसलिए वो कहते हैं कि जो आईवी लाइन है, आईवी लाइन सिर्फ लगाना ही नहीं होता, उसकी प्रॉपर केयर भी करनी होती है। आप लोगों ने देखा होता है कि आईवी लाइन इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो साइड जो है, देखो हम सिर्फ वेन्स ही चेक करके रह जाते हैं कि जहाँ पर अच्छी वेन मिली वही फ़ौरन जल्दी से पहले प्रिक करके जो है वो आईवी लाइन इंसर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वेन मिली है उसको पहले साफ करना चाहिए, स्टीराइड स्वैब्स पास रखें, उसको अच्छी तरह से स्किन को साफ करें, उसके बाद जो है वो आईवी लाइन इंसर्ट करें। आईवी लाइन इंसर्ट करने के बाद उसे कहते हैं कि क्या प्रॉम्प्टली रिमूविंग, कि ये नहीं है कि अब एक बार आईवी लाइन लगी है तो हफ्ता हफ्ता वो पेशेंट को लगी रहे, नहीं, उसको चाहिए कि आईवी लाइन जो है वो 2 दिन के बाद जो है वो 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद आई थिंक कर देनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है वो स्वेलिंग नहीं भी होती बट वो क्या होता है कंटेमिनेटेड हो जाता है, उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं ट्रैवलर डायरिया जो है इज़ प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ओनली कुक्ड फूड एंड ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर इन सर्टेन कंट्रीज। तो कह रहे हैं कि जैसे आप ट्रैवलर डायरिया, जब हम किसी और कंट्री में किसी और सिटी में मूव करते हैं तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपरली कुक्ड फूड लें और साथ में जो है बॉइल्ड वाटर ही यूज़ करें। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिव डॉक्सीसाइक्लिन और पेप्टोबिस्मोल में प्रिवेंट ट्रैवलर डायरिया। बाकी जो है इंटरवेंशंस वो नर्सिंग केयर से रिलेटेड है, जैसे कि आप यूटीआई से प्रिवेंट करने के लिए यूरिन कैथराइजेशन जो है वो मिनिमाइज जो है उसका यूज़ किया जाए। इसके अलावा क्या है कि आईवी लाइन की प्रॉपर केयर की जाए, उसको जो है फ्रिक्वेंटली रिमूव करना चाहिए और ट्रैवलर डायरिया को प्रॉपर कुक्ड फूड और बॉइल्ड वाटर जो है वो यूज़ करना चाहिए। ये तो सारे नर्सिंग केयर से रिलेटेड है, इवन कि जनरल लाइफ हमारी आम रूटीन में भी ये वाले रिकमेंडेड होते हैं। ये तो आप लोग लिख सकोगे ना, ये नीचे जो अगर मेडिसिन का नेम आया है अगर ये आप लोग भूल भी जाओगे, बाकी इंटरवेंशंस लिखी हुई हैं प्रिवेंशन में, तो फिर भी आपको कम से कम मार्क्स ज़रूर मिल जाते हैं। और ये लिख दो कि देयर इज़ नो वैक्सीन दैट प्रिवेंट्स एनी ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय इकोलाई। अब ये यूटीआई कर रहा है, सेप्सिस कर रहा है, मेनिंजाइटिस कर रहा है, जो भी डिजीज़ कॉज कर रहा है इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जो कि इसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले मेन बात अगर आप यही लिख दोगे कि कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इकोलाई के अगेंस्ट, तो देखो प्रिवेंशन में तो क्लियर हो गया। प्रिवेंशन यही होती है ना कि जो हम फ्यूचर में चाह रहे हैं कि इस इन्फेक्शन से खुद को प्रिवेंट कर सके। तो आप लिख सकते हो कि देखो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बाकी हम जो है प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। सेम टू सेम स्लाइड्स को पढ़ना या इसको सेम टू सेम लिखना ज़रूरी नहीं है। सिंपल जैसे ये मैंने बातें लिखी हैं, आप इसको अपनी आपको बस ये आप 4 बातें पता चल गई हैं ना कि ये बातें हैं। यूरिन कैथेटर को क्या करना है, आईवी कैथेटर को क्या करना है, या फिर बॉइल्ड वाटर, या ये क्या फूड के बारे में मैंने बताया हुआ है, या वैक्सीन के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। साल्मोनेला टाइप ही है। सेकंड टाइप जो है वो ग्राम नेगेटिव रोड्स में है, साल्मोनेला टाइफी। अच्छा, ये क्या डिजीज़ कॉज करता है? बैक्टीरिया टाइफाइड फीवर करता है। साकिब, आपने अभी क्यों ज्वाइन किया है, इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया है, या पहले से ज्वाइन हो? टाइफाइड फीवर करेगा। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? फैकल्टेटिव ग्राम नेगेटिव रोड्स है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। देखो इकोलाई जो है वो लैक्टोज को
फर्मेंट करता है, बट ये हमने साल्मोनेला पढ़ा तो ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। प्रोड्यूसेस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है ये प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया। हैबिटेट जो है ह्यूमन कॉलन है। तो हम जो है मैंने स्पेशल जो फर्स्ट स्लाइड थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि इंटेरिक ट्रैक क्या है। इंटेरिक ट्रैक का मतलब है कि कॉलन की ही बात हो रही है, तो ये कॉलन ही इसका हैबिटेट होगा। आप लोग इस सब इसमें सिंपल जब आपको पता होगा कि इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं तो आप उसके हैबिटेट में कॉलन लिख सकते हो। ट्रांसमिशन जो है फीकल ओरल रूट है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड जो है इसकी ट्रांसमिशन में जो है अपना रोल प्ले करती है। पैथोजेनेसिस क्या है? इन्फेक्ट्स द सेल ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम स्पेशली इन द लिवर एंड स्प्लीन। तो ये क्या करते हैं, स्प्लीन और लिवर सेल्स के जो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। एंडोटॉक्सिन इन सेल वॉल कॉजेज फीवर। इकोलाइक एंडोटॉक्सिन जो है वो सेप्टिक शॉक कॉज करता है और इसने क्या किया है, फीवर कॉज किया है। कैप्सूल जो है इज अ विरुलेंस फैक्टर। नो एक्सोटॉक्सिन नाउ, एक्सोटॉक्सिन नहीं है बट एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। जाहिर सेल वॉल का इसका एक कंपोनेंट है एंडोटॉक्सिन। लाइपोपॉलीसेक्राइड्स ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की सेल वॉल में लाइपोपॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एज एंडोटॉक्सिन जो है वो अपना फंक्शन करते हैं। Decreased stomach acid resulting from ingestion of antacids or gastrectomy predisposes to salmonella infections। कहते हैं कि देखो स्टमक में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट होता है। पीएच होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, कम होती है, तो जिसकी वजह से फूड क्या होती है जब वहाँ स्टमक तक पहुँचती है तो वो इतनी एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि वो तो जिसके कहते हैं कम्प्लीटली जो होती है वो उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है स्टमक में जाकर, क्योंकि वो इतना एसिडिक इन्वायरमेंट हुआ आता है। वो कहते हैं कि अगर हमने कोई एंटासिड लिए है, एंटासिड वो होते हैं जो कि एसिडिटी को कम करते हैं। किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को क्या होता है एसिडिटी हुई हो तो डॉक्टर जो होते हैं एंटासिड्स रिकमेंड करते हैं। अगर वो एंटासिड्स ले रहा है या फिर उसकी गैस्ट्रेक्टमी हुई है। गैस्ट्रेक्टमी क्या है? गैस्ट्रेक्टमी कोई मुझे बताएगा? पर आप लोग तो 4 मिनट 5 मिनट लेके फिर बताते हो। मैं साथ में बता रही हूँ कि जो उसका स्टमक की बात कर रहे हैं कि अगर उसका स्टमक की जो होती है ना रिमूवल, क्या होता है कि जैसे हमारे डिफरेंट पार्ट्स किडनी से रिमूव कर देते हैं, सेम ऐसे क्या होता है लिवर का कोई पार्ट है वो रिमूव कर देते हैं, स्टमक का कोई पार्ट खराब हो गया तो वो रिमूव कर देते हैं। कई बार ऐसे होता है कुछ पेशेंट में टोटल ये पूरा का पूरा स्टमक ही रिमूव कर देते हैं। एनी पार्ट है या फिर टोटल। गैस्ट्रेक्टमी के में क्या होता है बेसिकली उसका पूरे का पूरा स्टमक ही निकाल देते हैं। देखो अब स्टमक नहीं है तो उसकी फूड की डाइजेशन कैसे होगी? पीछे तो सिर्फ उसकी इंटेस्टाइन रह गई है ना, तो इंटेस्टाइन के अंदर इतनी प्रॉपर वे में क्या होती है डाइजेशन नहीं होती है। तो अब क्या है, वो कहते हैं कि अगर उसकी जो है वो गैस्ट्रेक्टमी हुई है, एसिडिटी कम हो गई है तो तब जिस साल्मोनेला का चांस मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपना इन्फेक्शन कॉज करता है। क्रोनिक कैरियर स्टेट एस्टैब्लिश्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ये बेसिकली क्या करता है, क्रोनिक कैरियर वहाँ जाकर बैठ जाता है और क्या करता है, जैसे ही कभी से चांस मिलता है तो तब वो इन्फेक्शन कॉज करता है। Organism excreted in bile results in fecal oral separate to others। वो कहता है कि बाइल्स में जो है ऑर्गेनिज्म ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लिवर को भी इन्फेक्ट करता है और बाइल कहाँ से सिक्रेट होती है ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये बाइल में ये एक्सक्रीट होता है तो जिसकी वजह से वो बाइल के थ्रू जो होता है, अगर वो क्या है बाइल जो है इसका रोल प्ले करती है फीकल ओरल ट्रांसमिशन में। आपको ये पता होना चाहिए बाइल सिक्रीट कहाँ से हुई है, बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल क्या फूड की डाइजेशन में इसका कोई रोल है, क्या ये लिवर से सिक्रीट होती है, कहाँ से होती है, ये आप लोगों को पता होगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ग्राम स्टेन स्मीयर और कल्चरिंग है। ये बातें तो सबकी कॉमन है, आपको पता होनी चाहिए। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज हैं ऑन एओसिन मिथाइलिन ब्लू और मेकॉन की एगर। इसके अलावा बायोकेमिकल एंड सीरोलॉजिकल रिएक्शंस यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पीशीज। Identity can be determined by using known anti-sera against OH and
ये VI जो था ये था कैप्सूल से रिलेटेड। एंटीजन इन एग्लूटिनेशन टेस्ट। अच्छा, एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होते हैं? बेसिकली इसमें क्या होता है, एग्लूटिनेशन टेस्ट किसी ने आप लोगों ने आई थिंक अभी तक नहीं पढ़े। एग्लूटिनेशन मीन क्लम्पिंग होती है। क्लम्पिंग क्या होती है कि जब कोई एंटीबॉडीज स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जब इन दोनों को आपस में मर्ज किया जाता है तो उनके आपस में क्लम्पिंग हो जाती है। ये एग्लूटिनेशन टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीजन इधर हमारे पास क्या है, OH है और V है। ये एंटीजन है हमारे पास, तो हमारे पास अगर इनके ये हमारे पास नाउन है। नाउन है मतलब हमें पता है, तो नाउन ही एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तो हमारे पास जो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है वो तो हमारे पास लेबोरेटरी में कंफर्म पड़ी होती है। तो जब हम एंटीबॉडीज को इनके साथ जो मर्ज करते हैं तो इनकी आपस में क्लम्पिंग होती है, एग्लूटिनेशन होती है, तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये जो है O एंटीजन है, H एंटीजन है। किसका है? साल्मोनेला का। Vidal test detects agglutination antibodies to O and H antigens in patient serum, but its use is limited. इसके अलावा ये विडाल टेस्ट, आप लोग सिंपल ये टेस्ट के नेम याद कर लो। विडाल टेस्ट करते हैं, इसके अलावा एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। बायोकेमिकल और सीरोलॉजिकल रिएक्शंस भी इसमें जैसे मैंने पिछले में बताया कि सीरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन इतनी हेल्पफुल नहीं है, बट इसमें सीरोलॉजिकल रिएक्शंस यूजफुल होते हैं इसके डायग्नोज करने में। और इसके अलावा क्या है कि ये लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करता। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज जो हैं वो अपीयर होती है इसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। अगर आपको आगे से मीडिया का नेम नहीं आ रहा, एगर का नेम नहीं आ रहा, तो सिंपल लिख दो कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होगा। ट्रीटमेंट इसका क्या है? मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इज सेफ्ट्रिक्सोन है, एम्पिसिलिन एंड ट्राइमिथोप्रिन। मिथाक्सोल कैन बी यूज्ड इन पेशेंट्स हु आर नॉट सिवियरली इल। तो ये बता रहे हैं कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इल नहीं है तो तभी हम ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग सेफ्ट्रिक्सोन है। एक ही मेडिसिन आप लोग याद रख सको, जो आप लोग लिख सको। प्रिवेंशन क्या है? पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, क्या क्या है? सेवेज डिस्पोजल है। इसके अलावा क्या है? क्लोरिनेशन है और वाटर सप्लाई। क्लोरिनेशन और वाटर सप्लाई का क्या मतलब है? मतलब हम वाटर को क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं, स्टरलाइज कर रहे हैं, क्लोरिनेशन के थ्रू कर रहे होते हैं। क्लोरीन जो है वो वाटर के अंदर डालते हैं जिसकी वजह से वाटर जो होता है वो साफ हो जाता है। और ये लार्ज स्केल पर वाटर को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये नहीं कि अभी हमें घर में पानी पीना चाहते हैं तो हम उसके अंदर क्लोरीन वगैरह डाल दी। स्टूल कल्चर्स फॉर फूड हैंडलर्स एंड हैंड वॉशिंग प्रायर टू फूड हैंडलिंग। तो कहते हैं कि स्टूल कल्चर्स करने चाहिए फूड हैंडलर्स के, जो कि ये ऐसी फूड हैंडलर्स हैं जो कि जिनका काम जो है वो खाने पीने की चीज़ों के साथ है। स्पेशली उनके फूड इनके क्या करनी चाहिए? स्टूल कल्चरिंग करनी चाहिए। और इसके अलावा क्या है? हैंड वॉशिंग तो मस्ट करनी चाहिए, चाहे हम खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं, जो भी हमें हैंड वॉशिंग तो रिकमेंडेड है ना। इन्फेक्शन से, GIT इन्फेक्शन जो है, इन सब से प्रिवेंशन के लिए बेहतर जो है एक प्रिवेंटिव मेजर्स है वो हैंड वॉशिंग ही होता है। Two vaccines are in common use. One vaccine contains purified VI polysaccharide capsule as the immunogen, and the other contains live attenuated Salmonella typhi as the immunogen. तो बस आप लोग सिंपल लिख दो कि इसके अगेंस्ट जो है वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन अवेलेबल है। बाकी ये है कि हम सेवेज को, जो हमारा वेस्ट है, उसको प्रॉपर डिस्पोज करें। इसके अलावा वाटर जो है उसको साफ रखें, स्टूल कल्चरिंग करवाएं और हैंड वॉशिंग जो है वो रिकमेंडेड होनी चाहिए। वैक्सीन अवेलेबल है। तो इस तरह से हम साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शंस को, जो कि GIT के इन्फेक्शन कॉज करता है, इंटेरिक ट्रैक का जो है वो इन्फेक्शन कॉज करने में इन्वॉल्व होता है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
अदीना, अच्छा आपने ये किया हुआ है कमेंट कि गाल ब्लैडर से होता है रिलीज बाइल। अच्छा, बाइल बेसिकली क्या है, ये जो है वो बनता है और रिलीज जो है वो लिवर से ही होता है। मैं आपको कहा कि जैसे इसकी पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व लिखा हुआ है कि ये लिवर को टारगेट करता है, लिवर और स्प्लीन को टारगेट करता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो बाइल बेसिकली क्या है, लिवर से ही बनता है, लिवर में ही बनता है, लिवर से ही फिर रिलीज होता है। बट जो आपने लिखा कि गाल ब्लैडर से रिलीज होता है, गाल ब्लैडर से तब रिलीज होता है कि पहले गाल ब्लैडर में आता है, लिवर से और गाल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। लिवर से तो रिलीज हो गया है, अब उसने कहीं तो जाना है, ये तो नहीं कि पूरा एक ही टाइम में यूटिलाइज हो जाएगा। वो गाल ब्लैडर में क्या होता है, एक तरह से स्टोर हो जाता है। ओके दीना, ओके क्लास, अभी हम थर्ड बैक्टीरिया भी पढ़ सकते हैं, शिगेल्ला स्पीशीज है। साल्मोनेला टाइफी मैंने आपको पहले पढ़ाया, इकोलाई पढ़ाया, तो अब जो है वो हम शिगेल्ला पढ़ रहे हैं। साल्मोनेला और शिगेल्ला और इकोलाई ये तीनों इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है। एटलीस्ट आप लोग इनके ये फर्स्ट वाली स्लाइड और जो मेन बातें, एक एक दो बातें, वो सबकी याद होनी चाहिए। ओके जी निब्रा। ओके क्लास, अब हमने जो पढ़ना है वो थर्ड बैक्टीरिया जो वो शिगेल्ला है। शिगेल्ला जो है डिजीज़ जो काज कर रहा है इंटेरोकोलाइटिस है। इंटेरोकोलाइटिस में निम्न प्रीवियस वाली कौन सी स्लाइड आप लोग की रहती है अभी? ग्राम नेगेटिव प्रोफाइल मैंने आप लोग के शेयर नहीं की, वो ग्राम नेगेटिव रोड्स शेयर नहीं किए थे। ग्राम नेगेटिव रोड्स के बाद जो है आज ग्राम पॉजिटिव रोड्स के बाद आज हम नहीं पढ़ा है। दरमियान में दो जो है वो आप लोग के टेस्ट हुए। ओके, इंटेरोकोलाइटिस, आपको पता है कि ये सारे बैक्टीरिया जो है वो मैंने आपको इंटेरिक ट्रैक के पढ़ा रही हूँ, जो कि इंटेरिक ट्रैक के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इंटेरोकोलाइटिस, कोलाइटिस मीन कॉलन की जो है ये इन्फ्लेमेशन करता है, जिसे डायसेंट्री भी कहते हैं। और डायसेंट्री का क्या है, अगर सिंपल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हम कॉलन की इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। बट डायसेंट्री डायरिया भी वर्ड साथ में यूज़ होता है, तो इसका मतलब क्या है कि डायरिया में ब्लड भी हो, डायरिया भी होगा विद ब्लड होगा। ठीक है, अगर सिंपल डायसेंट्री लिखा है तो इसका मतलब है कॉलन की इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, फैकल्टेटिव है, ग्राम नेगेटिव रोड्स है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है और नॉन मोटाइल है। अच्छा क्लास, साल्मोनेला और शिगेल्ला को आपस में डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं, ये एक एमसीक्यूज आता है, आप लोग ये सब नोट कर लो। साल्मोनेला को शिगेल्ला से हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे लिखा हुआ है नॉन मोटाइल। कौन सा अब हम पढ़ रहे हैं, अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, शिगेल्ला पढ़ रहे हैं। शिगेल्ला जो है वो नॉन मोटाइल है, मतलब इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा। बट साल्मोनेला जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो मोटाइल बैक्टीरिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। आप ये ना हो कि आप लोग पूरा साल्मोनेला और शिगेल्ला को रट्टे लगाते रहो, और जो इसमें से बात है सिंपल जो एक एमसीक्यूज में पूछा होता है कि साल्मोनेला को हम शिगेल्ला से किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंस, मोटिलिटी की बेस पे कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए शिगेल्ला जो है वो नॉन मोटाइल है और साल्मोनेला जो है वो मोटाइल है। तो ये आप लोगों ने भूलना नहीं है एमसीक्यूज।
हैबिटेट इसका क्या है, ह्यूमन कॉलन है, ये सबका सेम ही आ रहा है। उसके अलावा जो है इसकी ट्रांसमिशन भी सबकी सेम ही होगी, फीकल ओरल रूट है। इकोलाई की ये थी कि मदर टू फीटस भी थी, मदर टू न्यू बॉर्न भी थी, ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही थी, निंजाइटिस था। बाकी जो है इनका फीकल ओरल रूट ही है। इसलिए मैंने कहा है कि पहले आप लोगों को क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। एंटेरिक ट्रैक थी, ये ग्राम नेगेटिव रोड्स है, एंटेरिक ट्रैक है, तो मतलब इनकी जो है ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट होगी। इसके बाद हमने जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक की ग्राम नेगेटिव रोड्स पढ़ लिया। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का आपको पता होगा कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए ये हमारी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर का कोई इतना रोल नहीं होता, ठीक है। तो उसकी जो है ये ट्रांसमिशन डिफरेंट होगी। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है, इन्वेड्स द म्यूकोसा ऑफ द इलियम एंड कोलन बट डज नॉट पेनिट्रेट फर्दर, देयरफॉर सेप्सिस इज रेयर। एंथ्राक्स वाली, तो एंथ्राक्स वाली वही है ना, ग्राम पॉजिटिव रोड्स, जिसमें क्लोस्ट्रीडियम वगैरह डिस्कस था, वो मैंने शेयर की थी आप लोगों से। चलिए मैं कर दूँगी। एंथ्राक्स, क्लोस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया वगैरह ये सारे इकट्ठे थे, एक ही स्लाइड में थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि स्लाइड ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, बट एक जैसे बैक्टीरिया एक ही पीपीटी में मैंने आप लोगों को लिख के सेंड किया है। ओके, ये कहते हैं कि डेप में जो है इसकी इन्वेड नहीं बैक्टीरिया करता और सेप्सिस नहीं कॉज करता। एंडोटॉक्सिन इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट है। इन्फेक्शियस डोज इज मच लोअर 1 to 10 ऑर्गेनिज्म देन दैट ऑफ साल्मोनेला। तो ये मुझे कोई आप लोगों ने इन्फेक्शियस डोज की डेफिनेशन पढ़ी? इन्फेक्शियस डोज ओके। किसने ये अमाउंट ऑफ निशा गुड, ठीक है, रोनिका गुड। तो बेसिकली क्या है कि कितने बैक्टीरिया, मिनिमम कितने बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएंगे तो वो इन्फेक्शन कॉज करने के कैपेबल हैं। अब देखो, अगर एक ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया है तो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो डिसीज़ या इन्फेक्शन कॉज कर सके। तो कहता है कि इसके लिए जो है 1 to 10 ऑर्गेनिज्म, 1 to 10 बैक्टीरिया जो है वो रिक्वायर्ड है कि 10 बैक्टीरिया, 1 से 10 तक इनके दरमियान जो है बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाए तो तब ही डिजीज़ कॉज होगी, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकेगा। तो इसे कहते हैं इन्फेक्शियस डोज। तो कहते हैं कि ये जो है साल्मोनेला के कंपैरिजन में बहुत कम है, उसके जो है वो ज़्यादा बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, साल्मोनेला के ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है इन्फेक्शन के लिए। वो कहते हैं कि ये किस वजह से ये जो है इन्फेक्शियस डोज जो है वो शिगेला की कम क्यों है, लोअर क्यों है, वो अगली लाइन में बताया हुआ है। द इन्फेक्शियस डोज ऑफ शिगेला इज लो बिकॉज इट इज़ रेजिस्टेंट टू स्टमक एसिड। देखो, स्टमक में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, जितने बैक्टीरिया जाते हैं स्टमक तक जाते हैं तो वो बहुत से बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन से बचकर हमारे स्टमक में आ गए हैं या किसी तरह से गए हैं तो क्या आते हैं वहाँ पर जाकर उनकी भी डाइजेशन एसिड के अंदर वो भी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे हमारी फूड डाइजेस्ट होती है। तो कहते हैं कि ये एसिड को रेजिस्ट करता है बैक्टीरिया शिगेला। तो अगर ये 10 बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी में चले गए हैं तो ये डिजीज़ कॉज कर देंगे। Children in mental institutions and daycare center experienced outbreak of shigellosis। तो कहते हैं कि कौन से लोग जो है ज़्यादा सफ़र करते हैं मेंटल सिचुएशंस में या फिर डे केयर गैदरिंग वाले व्यक्ति, जहाँ पर कि सारे बच्चे जो हैं वो इकट्ठे खाना पीना खा रहे होते हैं, वो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। नो क्रॉनिक कैरियर स्टेट अकर्स, कैरियर नहीं बनता कोई भी इसमें से पर्सन इन्फेक्शन को कैच नहीं करता।
तो इसमें अगर कोई डिफरेंट बात आई है तो वो इन्फेक्शियस डोज की ही आई है। तो इन्फेक्शियस डोज क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम कितने बैक्टीरिया चाहिए डिजीज़ कॉज करने के लिए। तो कह रहे हैं 1 से 10 ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड है साल में इसके शिगेला के। Laboratory diagnosis, gram stain, smear और कल्चरिंग है, नॉन-लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज है, ओनियोसिन मिथाइलिन ब्लू एगर और निकॉन की एगर, आइडेंटिफाइड बाय बायोकेमिकल रिएक्शंस और बाय सीरोलॉजिकल विद एंटी-ओ एंटीबॉडी इन एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट मैंने आपको बता दिया, सिंपल यही याद रख लो कि एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। Serologic tests for antibodies in the patient serum are not done. Serological टेस्ट जो है वो इतने यूजफुल नहीं होते। एग्लूटिनेशन टेस्ट मैं दोबारा से बता रही हूँ, इसमें क्या होता है कि कोई एंटीजन है और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़, एग्जैक्ट हमें एंटीबॉडीज़ बतानी चाहिए कि ये एंटीजन, फॉर एग्जांपल हमें एंटीजन नहीं भी पता चल रहा था तो हम 2 से 3 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ डाल के ये टेस्ट कर सकते हैं कि हो सकता है ये साल्मोनेला का एंटीजन हो सकता है ये शिगेला का एंटीजन हो। तो हम एक बार साल्मोनेला की एंटीबॉडीज़ डाल के देख लेंगे क्लम्पिंग होगी या नहीं होगी, एक बार शिगेला का एंटीबॉडीज़ डाल के देख लेंगे अगेंस्ट क्लम्पिंग, जिसके अगेंस्ट जब जो से एंटीबॉडी हमने डाली है तब जिस बार क्लम्पिंग होगी तो हम कहेंगे कि ये कौन सा एंटीजन है, कौन सा बैक्टीरिया है। आगे स्लाइड्स नहीं शो हो रही। चलें क्लास ठीक है ना, अभी आप लोग मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें मुझसे। तो निम्रा इसमें से कुछ मुश्किल तो नहीं था आप लोग के लिए? देखो ये ज़्यादा ज़रूर हो जाएगा बट आप लोग अगर इसे साथ साथ पढ़ते रहोगे, मेन बातें याद रखोगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है। प्रिवेंशन है इसकी, वो मैं आप लोगों को कल है ना मेरा लेक्चर आप लोगों के साथ, कल वाले दिन पढ़ा दूँगी। तो क्लास जो बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों की बिल्कुल नहीं क्लास लेक्चर्स ले रहे तो वो ये कैसे पढ़ेंगे? क्यों नहीं वो बाकी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे? क्लास जो लोग प्रेजेंट है, जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है मैं उनके नाम बोल रही हूँ, इसके अलावा कोई प्रेजेंट है तो वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा ले। अदीना, आयशा शबीर, लुबैना, साकिब रियाज, निमरा, निशा, नुसरत, राबिया मजीद, राफिया नाज, रोनिका,
समन सहर और शमसा जावेद। इसके अलावा कोई प्रेजेंट है? चलें ठीक है क्लास, अगर इनके अलावा कोई नहीं प्रेजेंट है। और आप लोग मुझे अपने टेस्ट का भी बता दो, इस वीक में एक टेस्ट भी आप लोग का होगा। कल आप लोग मुझे टेस्ट दे दो। टॉपिक बता दो निम्रा जल्दी से। निम्रा जल्दी से बताओ, टेस्ट के लिए कल का कोई टॉपिक बता दो। अच्छा, आप ना ग्राम पॉजिटिव रोड्स कर लो, उसमें से 2 स्पीशीज़ कर लो। फर्स्ट वाली जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, हमने ग्राम नेगेटिव को काई कर ली है ना। अब ग्राम पॉजिटिव रोड स्टार्ट कर लो, जिसमें मैंने आप लोगों को जो है वो स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग पढ़ाया। तो आप लोग स्पोर फॉर्मिंग रोड्स कर लो। इसमें वो है क्लोस्ट्रीडियम में और एंथ्राक्स है, ये 2 बैक्टीरिया कर लो। मैं आपको अभी पीपीटी शेयर कर देती हूँ। नॉन स्पोर फॉर्मिंग जो है वो हम नेक्स्ट डे किसी और दिन कर लेंगे। इसमें आपने क्लोस्ट्रीडियम की 4 टाइप्स अच्छे से करनी है, और ये वाले जो इसलिए मैंने ये हाफ करके ले रही हूँ टेस्ट, ताकि आप लोग इजी प्रिपेयर कर लो। निम्रा, ये ग्रुप में सबको मैसेज कन्वे कर देना, ताकि कोई ये नहीं कहे कि मुझे पता नहीं था। चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़। खुशनूर, कब ज्वाइन किया है आपने? लेक्चर अटेंड किए? ओके निम्रा। टीना, मैंने कल के लिए आप लोगों को टेस्ट दिया है ग्राम पॉजिटिव रोड्स, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 टाइप्स पढ़ाई हैं, स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रोड्स और नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रोड्स। तो मैंने ये कहा है पूरी पीपीटी नहीं करो, सिर्फ स्पोर फॉर्मिंग रोड्स बैक्टीरिया कर लो, जिसमें क्लोस्ट्रीडियम है और एंथ्राक्स स्पीशीज है। ठीक है, तो ये वाले हाफ कर लो, हाफ का बाद फिर मैं टेस्ट ले लूँगी। अल्लाह हाफिज़ क्लास। इसलिए कहा निम्रा, अपने ग्रुप में मैसेज लाजमी शेयर करना है ये वाला।